बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मियाँ नवाज़ शरीफ ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर जो प्लान बनाया है वो प्लान एक जगह पे बेनकाब हो गया है और शायद बेखुदी में या किसी भी तरह से एक बड़े लीडर के मुंह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक इजलास में निकल गई हैं और इस इजलास का अहवाल उनके एक अपने इत्तेहादी जो साबका हुकूमत में उनके बड़े इत्तेहादी थे उन पर बड़ा नागवार गुजर रहा है। और इसके साथ साथ जब इलेक्शन का अनाउंस तकरीबन हो चुका है, डेट आ चुकी है, और इन अयाम में मीर मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस का ओपन हो जाना और अदालतों में इसकी समाअत का आगाज़ होना, ये एक आखिर माजरा क्या है और क्या ये वाकई ही पीपल्स पार्टी को साइडलाइन लगाने की जो है वो एक प्लान का हिस्सा है, कोशिश है, या कि फिर कोई और चीज़ें हैं या क्लीन चिट देने जा रहे हैं। तो इन तमाम अमूर के हवाले से आज के वीलॉग में आपके साथ जो है वो तफसील के साथ ख़बरों को शेयर करना है। लेकिन उससे पहले छोटी सी दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। तो जनाब, इससे पहले कि मैं उस इजलास की तरफ आऊँ कि जिसमें ये एक अहम रहनुमा की जो है वो बातें उनके ज़ुबान से निकली जो शायद अभी वक्त नहीं था, लेकिन बात जो है वो बाहर आ गई और जो सारी गेम है वो समझ आ गई सबको कि भाई अब होने क्या जा रहा है। तो उससे पहले ज़रा बात करते हैं जनाब आसफ़ अली ज़रदारी साहब के हवाले से कि जिनका ये केस है मीर मुर्तज़ा भुट्टो। ज़ाहिर है आपके इल्म में है कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो को उनकी ही जो हमशीरा हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनके दौरे हुकूमत में 1996 में एक मुबैना पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया था उनकी रहायशगाह क्लिफ्टन के बिल्कुल सामने। और ये केस जो है वो पिछले कई साल से चलता आ रहा है और इस केस में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शोहर और साबिक सदर आसफ़ अली ज़रदारी और साबिक जो वज़ीर आला सिंध थे अब्दुल्ला शाह साहब, उन समेत जो आला अफसरान थे, पुलिस अफसरान, उनके नाम भी शामिल थे। उनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा था और इस मुकदमे में जो कई साल तक चलता रहा और इसमें जनाब मुख्तलिफ़ कमेटियाँ कायम की जाती रहीं जो इन्वेस्टिगेशन करती रहीं। इवन के इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक अदालती ट्रिब्यूनल भी कायम किया गया था जिसकी सरबराही जस्टिस नासिर असलम जाहिद साहब करते थे। और इस ट्रिब्यूनल में जस्टिस अमानुल्लाह अब्बासी और जस्टिस डॉक्टर गौस शामिल थे। अच्छा, इस ट्रिब्यूनल ने बहुत सारे लोगों के वो बयानात कलमबंद किए, जय वकूआ का विज़िट किया और इन्होंने जो अपनी फाइंडिंग दी थी उसमें इस ट्रिब्यूनल की तरफ से ये कहना था कि वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो और उनके कारकुनों का जो कत्ल किया गया है ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हुआ है जिसकी मंजूरी आला अथॉरिटी ने दी थी। लेकिन वो अपनी इस रिपोर्ट में ये भी लिखते हैं मगर इस मंसूबे के मुताबिक मुर्तज़ा भुट्टो को नहीं बल्कि इनके मुहाफ़िज़ीन को कत्ल किया जाना था। अच्छा, ये किस्सा कुछ इस तरह से था उस वक़्त के मीर मुर्तज़ा भुट्टो एक पॉलिटिकल मीटिंग से वापस आ रहे थे और वापसी पर इनकी गाड़ी को वहाँ पे रोका गया। पहले से वहाँ पे पुलिस के जो अहलकार हैं वो मौजूद थे। अच्छा, इस दौरान इनके जो मुहाफ़िज़ीन थे उनका और पुलिस का जो है वो तकरार होता है और मामला इस हद तक बढ़ जाता है कि फायरिंग हो जाती है और इसी मौका पर जो है पुलिस की फायरिंग की जद में आके मीर मुर्तज़ा भुट्टो अपने साथियों समेत जो है वो कत्ल हो जाते हैं, मर जाते हैं। अच्छा, ये बड़ी दर्दनाक स्टोरी थी। ज़ाहिर है एक वज़ीर आज़म हो, वक़्त की वज़ीर आज़म है, मुल्क की हुक्मरान है और उसे ये पैगाम दिया जाए कि आपके भाई को आपकी ही हुकूमत में आपके ही जो मतहत पुलिस है उन्होंने कत्ल कर दिया है। ये बड़ी अज़ियतनाक ख़बर थी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को दी गई। और फिर उससे भी ज़्यादा अज़ियतनाक ये कि इस कत्ल ने भुट्टो ख़ानदान को बुरी तरह से तकसीम कर दिया और जो पर्चा दर्ज हुआ उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शोहर का नाम भी था और गवाहान में मीर मुर्तज़ा भुट्टो की बेगम और बेटी यानी कि गनवा भुट्टो और फ़ातिमा भुट्टो का नाम भी शामिल था। लेकिन किस्सा मुख्तसर के ये काम चलता रहा और 2008 में आसफ़ अली ज़रदारी साहब को इस केस से बरी कर दिया गया कि जिनके ख़िलाफ़ शवाहिद नहीं हैं। अब वो रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दी पहले कि इसमें जो शवाहिद थे। इसी तरह चलते चलते फिर एक साल के बाद यानी कि 2009 में जो दीगर मुल्ज़मान थे जिनमें आला पुलिस अफसरान समेत दीगर लोग शामिल थे, इनको भी इस मुकदमे से बरी कर दिया गया। फिर उसके बाद 2010 में इस पर एक अपील दायर हुई जो मीर मुर्तज़ा भुट्टो के एक मुलाज़म हैं उनकी तरफ से दायर होती है और
13 साल या 14 साल बाद वो अपील दोबारा समाअत के लिए लगती है। और इन दिनों में इस अपील पर समाअत हो रही है जब पाकिस्तान में एक बार फिर इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे वक्त में इस मुकदमे को ओपन किया जाना, ये ख्याल किया जा रहा है कि शायद ये पीपल्स पार्टी और जनाब आसफ अली जरदारी साहब जो हैं उनको किसी दबाव में लाने का नतीजा हो सकता है कि उनको मतलब कि पैगाम दिया गया हो कि अगर आप बात नहीं मानेंगे तो फिर इस तरह होगा, क्योंकि जो फैसला साज हैं उनका फैसला भी ओपन हो चुका है। वो भी एक बड़े रहनुमा जो हैं वो एक मीटिंग में इसका इजहार कर चुके हैं। इवन कि उन्होंने तो अपने जो करीबी लोग थे उनको एतमाद में लिया और उनको बताया कि जी हमारी गेम पूरी हो गई है, हमने जो काम करना था वो कर लिया है। लेकिन इस गेम का इस केस के साथ बहुत बड़ा लिंक है, क्योंकि इन दिनों में जब ये केस ओपन हुआ है और वहाँ पे दूसरी तरफ इत्तेहादी ये फैसला करें तो फिर आपको आगे चल के जब आप कड़ियाँ मिलाएंगे तो आपको सिचुएशन जो है उसकी समझ आ जाएगी। तो जनाब गेम ये है कि मियाँ नवाज शरीफ जो इन दिनों अपना प्लान लेके चल रहे हैं वो इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ी वो कहते हैं ना फहमो फरासत के साथ, बारीकी के साथ कार्रवाई डालने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में वो हल्का वाइज तमाम हलकों का जायज़ा ले रहे हैं कि कहाँ पे हमारी पोजीशन बेहतर है, कहाँ पे कमज़ोर है, हमारे साबका इंतखाबात में किस उम्मीदवार ने कितने वोट लिए, उनके मुखालफिन की पोजीशन क्या थी, पीटीआई ने कितने वोट लिए, पीपल्स पार्टी ने कितने, वो सारा पेपर वर्क जो है वो तकरीबन पंजाब के लेवल पे, सेंट्रल पंजाब के लेवल पे मुकम्मल किया जा चुका है। इसके साथ साथ जो मतवक्के उम्मीदवारान हैं उन पर भी काफ़ी हद तक काम मुकम्मल कर लिया गया है। और इसके साथ साथ उन्होंने, क्योंकि मुस्लिम लीग नून इस वक्त मरकज़ी हुकूमत की तश्कील के हवाले से अपना जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट कर रही है, मुस्लिम लीग नून का ये ख्याल है और जैसा बज़ाहिर नज़र भी आ रहा है कि आइंदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून की होगी और मियाँ नवाज शरीफ उसके हुकूमत में वज़ीर आज़म होंगे। हाँ, उनके केस अदालतों में पेंडिंग है, अब अदालतें उस पर क्या फ़ैसला करती हैं वो आने जो फ़ैसला आएगा उसके बाद पता चलेगा। अब ये कह सकते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा अदालती फ़ैसलों से मशरूत है, लेकिन वो अपना पेपर वर्क मुकम्मल कर रहे हैं। बलूचिस्तान में काफ़ी हद तक वो चीज़ों को फाइनलाइज कर चुके हैं, वहाँ पे बाप पार्टी के साथ मुलाकातें मंजरे आम पर आ चुकी हैं, दीगर लोगों के साथ होने वाले राब्ते भी तकरीबन यहाँ हो चुके हैं। मियाँ नवाज शरीफ 13 नवंबर को बलूचिस्तान के दौरे पे जा रहे हैं। यहाँ पे जो अब तक फैसले लिए गए हैं वो सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे और मियाँ नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की पोजीशन का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। और इसके बाद जो दूसरा बड़ा महाज है वो खैबर पख्तूनख्वा का महाज है। खैबर पख्तूनख्वा में भी मियाँ नवाज शरीफ का जो काम है वो स्टार्ट कर दिया गया है, वहाँ पर भी वो विज़िट करेंगे। लेकिन जो असल प्लान था, जो चीज़ें फाइनल की गई वो खुल के सामने आ गई हैं। वो सामने चीज़ें लाने वाली जो शख्सियत है उनका नाम है जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब। ज़राए के हवाले से ये बड़ी कन्फर्म खबर है, बाखबर ज़राए का ये कहना है कि एक मीटिंग के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी जमात के जो अहम रहनुमा हैं उनको ये बताया कि आइंदा हुकूमत में वो मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर उस मरकज़ी हुकूमत का और जो दीगर सूबाजात में हुकूमत होगी उसका हिस्सा होंगे, क्योंकि प्लान ये है कि मुस्लिम लीग नून की ज़ेरे क़यादत तमाम जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको मिला के ये हुकूमत बनाई जाएगी बलूचिस्तान केपी के। और उनका ख्याल ये है कि सिंध में भी इन्हीं इत्तेहादियों की हुकूमत होगी और सिंध से भी पीपल्स पार्टी को आउट कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये जो फैसला कर लिया गया है इसमें पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है, पीपल्स पार्टी अपोजिशन बेंचेस पे बैठेगी, उनको हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो फाइनलाइज कर ली गई हैं। मौलाना फजलुर रहमान और मियाँ नवाज शरीफ की मुलाकात भी अगले चंद रोज़ में एक्सपेक्ट की जा रही है। ये मुलाकात होगी और जिसमें सीट एडजस्टमेंट के हवाले से फ़ैसला किया जाएगा, जिसका ज़्यादा असर जो है वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पे पड़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जो सबसे बड़ी इस वक्त पॉलिटिकल फोर्स है उसका नाम है तहरीक इंसाफ। लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो एक सियासी जमात से ज़्यादा एक इमरान जो वो क्या कहते हैं इमरान फैंस क्लब है। तो ये इमरान फैंस क्लब जो है, अब आप सोचें कि इंतखाबात से पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसले इस वक्त जो पेंडिंग है, यानी कि ये साइफर वाला केस है, तोशा खाना का केस है,
ये जो दूसरा है अल कादर वाला केस है या दीगर केसेस हैं, अगर इनमें फैसले आ जाते हैं और इमरान खान जो है इनकी नाअहली बरकरार रहती है, इमरान खान पार्टी के चेयरमैन के तौर पे मौजूद नहीं हैं, इमरान खान इलेक्शन में बतौर उम्मीदवार मौजूद नहीं हैं, तो फिर मेरा ख्याल है, मुझे ये लगता है कि ये फ़ैन क्लब के जो फॉलोअर्स हैं वो उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे जैसा कि ये सोचा जा रहा है कि शायद वो बाहर निकलें, वोट डालें और कोई तब्दीली आ जाए। तो मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा और फ़ायदा मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों को मिलेगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी अपना जो माजी का एक वो मकाम था वो शायद खो चुकी है, और पंजाब में भी सूरत हाल ऐसी ही है। हालांकि बहुत फोकस कर रहे हैं ये पंजाब में, कोशिश कर रहे हैं कि हम पंजाब में एक अपना पावर शेयर जो है वो ले सकें, लेकिन अभी तक पंजाब का जो ज्याला है ये उसको ही मुतहरिक नहीं कर पाए, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अपने ज्यालों के साथ जो है वो एक इतना फासला क्रिएट कर लिया है कि ज्याला अपनी क़यादत से ही नाखुश है। क्योंकि फ़र्क है ना, मुस्लिम लीग नून की जो सियासी तरबियत है वो डिफरेंट है, उनका मिजाज कुछ और है, लेकिन ज्याले का मिजाज जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो सेट किया और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उसको जिस तरह से लेकर आगे बढ़ी, भाई वो मिजाज ये है कि वो ज्याला ये एक्सपेक्ट करता है कि उसकी लीडरशिप उसके दरमियान आके बैठे, उनके साथ हम कलाम हो, उनके नाम से भी आशना हो। तो मौजूदा जो लीडरशिप है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस लेवल पे है। वो तो जनाब अपने वो कारकुनों तो क्या लीडरान जो उनके अहम रहनुमा हैं वो भी बेचारे उनसे शायद मुलाकात नहीं कर सकते। तो इस पूरे सिनेरियो में मियां नवाज शरीफ का जो प्लान है, या ताकतवरों का आप समझ लें प्लान है, उसके मुताबिक अभी तक तो जनाब मामला वैसे ही चल रहे हैं जैसे चल रहे हैं। लेकिन अब आने वाले दिनों में जब पूरी गेम खुल जाएगी ना, जब पता चल जाएगा कि सिर्फ पंजाब, KP के बलोचिस्तान या मरकज़ नहीं, सिंध भी इसका हिस्सा है, और सिंध से पीपल्स पार्टी का ये जो 15-20 साल दौरे इक़्तिदार है अब इसका ख़ात्मा होना है, और यहाँ भी एक नई हुकूमत ने आना है। तो मेरा ख्याल है कि फिर चीखें तो निकलेंगी, फिर जनाब वो बातें तो होंगी कि जिनकी वजह से कुछ लोगों को तकलीफ़ भी होगी। और शायद याद है ना आपको कि ईंट से ईंट बजाने की बातें भी की जाती थी। तो देखें अब आसफ अली जरदारी साहब कौन से पत्ते खेलते हैं और क्या शो करते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ जो प्लान है वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब जरदारी साहब किस प्लान के साथ आगे बढ़ते हैं ये आने वाले दिनों में पता चल जाए, क्योंकि अभी तक तो जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी ये दोनों भी एक पेज पे नज़र नहीं आ रहे ना। बिलावल किसी और लाइन पे चल रहे हैं और जरदारी साहब की जो बॉलिंग है वो लाइनों लेंथ से आउट दिखाई दे रही है, पीपल्स पार्टी वाली जो लाइनों लेंथ। तो खैर चले, आने वाले दिनों में अंदाज़ा हो जाएगा कि सूरत किस तरफ जा रही है। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।